लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का चौथा भाग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सहसा राजलक्ष्मी ने अपरिमित उत्साह से बहू को घर गृहस्थी का कामकाज सिखाना शुरू कर दिया। भंडार घर, रसोई घर और पूजा घर का काम करते करते आशा का दिन पूरा हो जाता और रात को सास के साथ एक बिस्तर पर सोना पड़ता। इस तरह राजलक्ष्मी स्वयं बहू की आत्मीय विच्छेद की क्षतिपूर्ति करने लगी और अन्नपूर्णा खूब सोच विचार कर बहनौत से दूर ही दूर रहने लगी। जब कोई प्रबल अभिभावक ईख का सारा रस खूब चबा चबा कर चूसता रहता है, तब हताश्वास लुब्ध बालक का शोभ जैसे उत्तरोत्तर असह रूप से बढ़ने लगता है। महेंद्र की हालत ठीक वैसी ही हो गई। स्वयं उसकी आंखों के सामने उसकी नवयौवना नववधू का संपूर्ण मिष्ट रस केवल घर गृहस्थी के निष्पेषण यंत्र में निचुड़ता रहे, भला ये भी कभी सहा जा सकता है? महेंद्र ने अन्नपूर्णा से जाकर कहा, चाची, माँ बहू को जिस तरह काम धंधे के कोल्हू में पेर रही हैं, मुझसे तो देखा नहीं जाता। अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी बहुत ज्यादती कर रही है, किंतु फिर भी उन्होंने कहा, क्यों महेंद्र, इसमें क्या बात है? बहू को घर का काम काज सिखाना तो अच्छा ही है। आजकल की बहू बेटियों का उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना, शौक ही शौक में समय बर्बाद करना क्या अच्छी बात है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोल उठा, आजकल की लड़कियां तो आजकल की सी ही होंगी, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरे ही समान उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो मैं तो उसमें कोई बुराई या हंसी की बात नहीं देखता। अन्नपूर्णा के कमरे में पुत्र का कंठ स्वर सुनते ही राजलक्ष्मी हाथ का सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आई और तीव्र कंठ से बोली, क्या बात है? तुम दोनों में क्या सलाह हो रही है? महेंद्र उत्तेजित तो था ही, बोल उठा, सलाह कुछ नहीं हो रही। सुनो माँ, बहू को मैं दासी की तरह दिन रात काम धंधे में झोंकना नहीं चाहता। माँ ने अपनी उद्दीप्त ज्वाला का दमन करते हुए अत्यंत तीक्ष्ण धीर कंठ से कहा, तो उनका क्या करना चाहते हो? मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ जवाब न देकर तेजी से चली गई और क्षण भर बाद ही बहू का हाथ पकड़कर उसे महेंद्र के सामने स्थापित करती हुई बोली, ये लो अपनी धरोहर, सिखाओ जितना सिखाना हो पढ़ना लिखना। इतना कहकर वे अन्नपूर्णा की तरफ लपकी और गले में आंचल डालकर हाथ जोड़कर बोली, माफ करना मझली मालकिन जी, मुझे माफ करना। तुम्हारी बहनौत की इतनी मान मर्यादा है, मैं समझ नहीं पाई थी। इनके कोमल हाथों में मैंने हल्दी के दाग लगा दिए हैं। अब लो, तो मैंने धो पहुंच कर मेम साहब बना के महेंद्र के हाथ में सौंप दूं, ताकि एक कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई लिखाई कर सके। दासी वृत्ति मैं ही करूंगी। इतना कहकर राजलक्ष्मी सीधी अपने कमरे में चली गई और जोर से किबाड़ बंद करके भीतर से हुड़का लिया। अन्नपूर्णा मारे शोभ के जहां की तहां धरती पर बैठ गई और आशा इस आकस्मिक गार्हस्थ्यिक क्रांति का तात्पर्य न समझकर लज्जा भय दुख से कांप उठी। उसका चेहरा सफेद फक पड़ गया। महेंद्र मारे गुस्से के मन ही मन कहने लगा, बस अब नहीं, अपनी स्त्री का भार अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय होगा। इच्छा के साथ कर्तव्य बुद्धि का मेल होते ही हवा के साथ आग लग गई। फिर कहाँ गया कॉलेज, कहाँ रही परीक्षा, कहाँ गई मित्रता और कहाँ रहा सामाजिक बंधन। स्त्री की उन्नति करना ही महेंद्र का एकमात्र लक्ष्य बन गया और उसी क्षण उसने दृढ़ मुष्टि से स्त्री का पाणी ग्रहण किया और उसे अपने कमरे में ले गया। कामकाज या लोकलाज की उसने बिल्कुल ही परवाह नहीं की। अभिमानिनी राजलक्ष्मी ने मन ही मन कहा, अब तो महेंद्र बहू को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पटकता रहे तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखने की। देखूं वो अपनी माँ के बिना बहू को लेकर कैसे जिंदगी बिताता है। दिन बीत गया, रात भी बीत गई, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, किंतु राजलक्ष्मी के दरवाजे के आगे किसी अनुतप्त की पदध्वनि नहीं सुनाई दी। राजलक्ष्मी ने तय किया कि महेंद्र क्षमा मांगने आएगा तो वे उसे क्षमा कर देंगी, नहीं तो बेचारे को बड़ी गहरी चोट पहुंचेगी। क्षमा की प्रार्थना भी नहीं आई। तब फिर राजलक्ष्मी ने तय किया कि वे खुद ही जाकर बेटे को क्षमा कराएंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या माँ को भी रूठे रहना चाहिए? दूसरी मंजिल के ऊपर छत के एक कोने में महेंद्र का सोने का कमरा है और वही उसके पढ़ने का कमरा है। इधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े लत्ते नहीं संभाले और न घर द्वार की सफाई ही की। कई दिन से मातृ स्नेह के चिराभ्यस्त कर्तव्य पालन न कर सकने से
उनका हृदय दुग्ध भारातुर स्तन के समान भीतर ही भीतर व्यथित और पीड़ित हो उठा था। उस दिन दोपहर को वे सोचने लगी, अब तो महेंद्र कॉलेज चला गया होगा, चलो इस मौके से उसका कमरा ठीक कराऊं। कॉलेज से वापस आते ही वो तुरंत समझ जाएगा कि कमरे में आज माँ का हाथ पड़ा है। राजलक्ष्मी जीना तय करके ऊपर पहुंची। महेंद्र के कमरे का एक किवाड़ खुला हुआ था। उसके सामने पहुंचते ही मानो सहसा उनके कांटा चुभ गया। वे ठिठक कर खड़ी हो गईं। देखा कि फर्श के बिस्तर पर महेंद्र सो रहा है और दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बहू धीरे धीरे उसके तलवे पर हाथ फेर रही है। दोपहर के प्रखर प्रकाश में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला का ये अभिनय देखकर राजलक्ष्मी मारे लज्जा और धिक्कार के संकुचित होकर चुपचाप नीचे उतर आईं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का चौथा भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।